नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, जैसे कल से हमने संपादकीय विश्लेषण शुरू किया है। कल के संपादकीय में हमने देखा था कि तकनीकी का और विज्ञान का क्या महत्व है, और चीन और भारत और अमेरिका की तुलना करते हुए वह पूरा संपादकीय हमने दैनिक जागरण से डिस्कस किया था। आज का जो एक बेहतरीन संपादकीय हम जनसत्ता से लेकर आए हैं, ये है महिला शिक्षा पर आधारित। और जैसे कि आप जानते हैं, यूपीपीएससी हो या यूपीएससी आयोग हो, इनकी मुख्य परीक्षा में महिला सशक्तिकरण हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। और ऐसा कोई साल अभी तक नहीं गया कि जिस वर्ष महिला सशक्तिकरण या महिला शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर प्रश्न न पूछा गया हो। यह आपको GS1 और GS2 दोनों में पूछा जाता है यह प्रश्न। तो आज का देखते हैं संपादकीय 15 नवंबर, और ये संपादकीय जनसत्ता से हमने उठाया है। एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं अपना। इसका विषय देखिए आप, शीर्षक तकनीकी के पैमाने पर महिला शिक्षा। तो आज मुख्यतः इसमें महिला शिक्षा की बात तो की गई है, लेकिन वो तकनीकी आधार पर की गई है कि टेक्नोलॉजी में महिलाएं कहाँ हैं, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन्स। तो ये जो स्टेम है, स्टेम पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, और फिर इस पर आधारित हमने जो ये मॉडल आंसर क्वेश्चन बनाया है। महिला शिक्षा और तकनीकी असमानता आज भी समान विकास में बाधा है, विश्लेषण कीजिए। तो यह प्रश्न और इसका उत्तर आपको महिला शिक्षा, लैंगिक असमानता, ये सब पर आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ते हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें, उसके बाद हम अपना जो है प्रश्न उत्तर देखेंगे। पढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। महिलाओं की शिक्षा परिवार से लेकर राष्ट्र तक के विकास में अहम भूमिका निभाती है। हालांकि शिक्षा के पैमाने पर महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, अर्थात साल दर साल प्रगति हुई है। लेकिन आज के बदलते शैक्षिक एवं तकनीकी परिदृश्य के मद्देनजर महिला शिक्षा में व्यापक विकास एवं उन्नयन की महती आवश्यकता है। अर्थात महिला विकास की काफ़ी आवश्यकता है, महती मतलब अधिक आवश्यकता है। यहाँ पर हाल ही की एक रिपोर्ट का उल्लेख करना भी जरूरी होगा, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विश्व में लगभग 1.5 करोड़ लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। देखिए, ये फिगर आपको देखनी चाहिए। जैसे भी कोई क्वेश्चन आता है लैंगिक समानता अर्थात जेंडर गैप का आता है, या जेंडर इनइक्वलिटी पे कोई क्वेश्चन अगर पूछता है, तो आपको ये डेटा अब वहाँ कोट करना पड़ेगा, तो आपका उत्तर आकर्षक लगेगा। यह रिपोर्ट महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला, देखिए ये संस्था भी बड़ी अच्छी है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। तो जब आप यहाँ ये डेटा देंगे तो ब्रैकेट में उसका सोर्स लिख देंगे, संयुक्त राष्ट्र महिला की ओर से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि हाल के दशकों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में लैंगिक समानता को लेकर काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला है। ये अच्छी बात है, मगर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लैंगिक असमानता अभी भी गहरी पैठ बनाए हुए हैं। तो ये जो बहुत सारे क्षेत्र ये बताने जा रहा है, ये वही साइंस और टेक का एक क्षेत्र है। आप भी देखते होंगे कि साइंस और टेक में महिलाएं काफ़ी कम होती है, PhD में कम होती है। तो ये एक भारत के साथ साथ पूरे विश्व का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन भारत में ये कुछ ज़्यादा है। इसके कारण भी आगे बताएगा जो लेखक है। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। अगर विद्यालयों में नामांकन की बात की जाए तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर महिलाओं की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, ठीक है, ये हम जानते ही हैं। वहीं एक कड़वा सच यह भी है कि नामांकन कराने के बाद शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। बिल्कुल सही है। कई स्थानों पर तो 48.1% लड़कियां स्कूल जाने से वंचित है। तो ये कितनी गंभीर स्थिति है, आप ये देखिए। अब अगर उच्च शिक्षा के परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो भी आंकड़े बहुत संतोषजनक नहीं है। यूनेस्को के वैश्विक शिक्षा निगरानी दल की ओर से किए गए खुलासों के अनुसार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं मैथमेटिक्स, ये वही स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, STEM, सॉरी मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो विषय हैं, इनमें महिलाओं की जो उपस्थिति कंपैरेटिवली कम होती है। हालांकि आज तो क्या है, अभी आप खबर पढ़ते हुए कि चंद्रयान जो था, उसके जो मुख्य जो मैनेजर थी वैज्ञानिक, वो महिला थी, यूपी से ही थी वो।
तो काफ़ी प्रगति की है, लेकिन सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में वो प्रगति समान नहीं है। तो देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। इन विषयों में अर्थात स्टेम में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 35% है। तो देखो पूरे विश्व में ही कम है, ये भारत का केवल मुद्दा नहीं है। खास बात यह है कि पिछले 10 वर्षों से यह आंकड़ा जस का तस बना हुआ है, अर्थात पिछले 10 साल से, पिछले एक डिकेड से कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इससे मतलब गंभीर बात क्या हो सकती है कि पिछले 10 साल से दुनिया कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है और महिलाओं को लेकर वही स्थिति बनी हुई है एज इट इज़। आज तकनीकी एवं डिजिटल क्रांति का युग है। डिजिटल क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों की वजह से आज शैक्षिक परिदृश्य भी हर स्तर पर परिवर्तित हो चुका है। लिहाजा अब केवल शिक्षित होना ही पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, केवल साक्षरता दर बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए अब, बल्कि तकनीकी रूप से दक्ष होकर एवं कौशल विकास के पैमाने पर लगातार प्रगति करके ही खुद को इस बदलते परिदृश्य के साथ जोड़ा जा सकता है। अर्थात आजकल जो भी टेक्नोलॉजी में पिछड़ा है, वो महिलाएं हो या ग्रामीण हो या कोई भी हो, वो या कोई देश भी अगर टेक्नोलॉजी में पिछड़ा है तो वो जो है हर क्षेत्र में पिछड़ा हो जाएगा, ये मानिए आप। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, देखिए जब एआई जैसी चीज़ें हैं तो टेक्नोलॉजी की बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ डिजिटल साक्षरता अभी भी काफ़ी कम है। और ये भी क्या है कि इसमें भी डिजिटल डिवाइड है, ग्रामीण क्षेत्रों में और कम है, शहरी में थोड़ा ज़्यादा है, और राज्यवार भी इसमें डिजिटल डिवाइड है। जैसे यूपी और बिहार पिछड़े हैं डिजिटल साक्षरता में, केरल आगे है, चंडीगढ़ आगे है, हिमाचल प्रदेश आगे है। तो ये सब देखिए, विशेष बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव परिलक्षित होने लगा है। जी हाँ, हाल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये देखिए एक रिपोर्ट और बताई है इन्होंने, वर्ष 2018 से 2023 के बीच डेटा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 26% रही है। अर्थात चार में से केवल एक महिला जो है वो इस क्षेत्र में उपस्थित है। तो ये देखिए यहाँ भी पुरुषों का दबदबा है। तो ये क्या है, ये लैंगिक असमानता ही तो है। जब भी कहीं लैंगिक असमानता की बात आती है तो इस प्रकार के डेटा हमें कोट करने होंगे, तभी आपका मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन प्रभावी होगा। अगर आप सिंपल लिख दें कि महिलाएं पिछड़ी हैं तो वो उससे बात नहीं बनेगी। देखिए अगले पर अगर आपको देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की महिला केंद्रित इकाई की रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा उचित रूप से उपलब्ध नहीं होने के पीछे एक बड़ा कारण सामाजिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो ये सबसे बड़ा कारण यही है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि महिलाओं को शिक्षा देने से परहेज करते हैं कि वो उनकी शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर चली जाएंगी, तो इस वजह से माँ बाप भी नहीं करते हैं। दूसरी सामाजिक व्यवस्था क्या है, गरीबी है। गरीबी की वजह से जब कोई परिवार गरीब होता है तो उसकी प्राथमिकता क्या होती है, पहले लड़के को पढ़ाने की होती है, फिर वो लड़की के ऊपर पैसे खर्च करता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था। यहाँ धार्मिक व्यवस्था भी है। कुछ धर्म में ऐसा है कि महिलाओं को थोड़ा शोषण किया जाता है, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं होती, बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हैं। गौरतलब है कि हमारे सामाजिक परिदृश्य में लैंगिक असमानता एवं भेदभाव से परिपूर्ण सोच आज भी गहरे समाई हुई है। यही लेखक बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। देखिए इसी सोच का दुष्परिणाम है कि लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच पाना एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ, बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा के लिए विद्यालयों में नामांकन तो कर लेती है, मगर उन्हें मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसका कारण क्या बताया, अल्पायु में विवाह, ये बताया इन्होंने। दूसरा, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी। ये भी आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो इसमें ये दोनों चीज़ लिखने की, हमारे यहाँ बाल विवाह की दर ज़्यादा है। जिस राज्य में बाल विवाह की दर ज़्यादा है वहीं महिलाएं जो है शिक्षा में पिछड़ी है। जैसे आप ये देख लीजिए राजस्थान, उसके बाद बिहार, यूपी, असम, ये जो यहाँ पर है बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो भी कम है। और अब केवल साक्षरता दर से काम नहीं चलेगा, इस तकनीकी युग में एआई और टेक्नोलॉजी में भी महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। ये देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या बोलता है इसके देखिए की ओर से कराए गए एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि बेटियों के स्कूल छोड़ने के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारक साधनों की कमी है। जो मैंने बताया कि गरीबी है। अगर किसी के पास साधन नहीं है तो ऑब्वियसली ये साधन कौन कौन से हो सकते हैं, परिवहन संबंधी साधन हो सकते हैं, अन्य सुविधाएं भी हो सकती है। जब आप आंसर लिखेंगे तो ये आप जो ये बॉडी है इनको कोट कीजिए, जैसे यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र महिला संघ, ये जो है मानव अधिकार आयोग। अब ये देखिए बाल संरक्षण आयोग क्या बोलता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट में क्या बताती है, 15 से 18 वर्ष की 39.4 लगभग ये 40% महिलाएं स्कूल से बाहर है। ये कितनी गंभीर बात है कि 40% अगर लड़कियां बाहर है तो फिर लैंगिक असमानता, शिक्षा में पिछड़ापन, ये सब तो बना रहेगा। यही नहीं,
आगे देखिए ये डेटा आप नोट कर लीजिए, अपने एक नोटबुक लीजिए, उस पर नोट कीजिए। जब भी हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, लैंगिक असमानता की बात होगी, महिलाओं की साक्षरता की बात होगी, पिछड़ापन होगा, तो आप ये रिपोर्ट इस प्रकार की कोट करनी चाहिए आपको। तो ये यही नहीं, आगे बढ़ते हैं, यही नहीं, 57% लड़कियां 11वीं कक्षा तक आते आते पढ़ाई छोड़ देती है, बताओ। 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में 2.7% प्रतिशत लड़कों की तुलना में 3.2% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। तो यहाँ भी 1% ज़्यादा लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती है, जबकि छोटे बच्चों को तो सभी भेजते हैं, वहाँ तो कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 68% अर्थात प्रतिशत देशों में वही स्टेम की शिक्षा को समर्थन देने वाली नीतियाँ मौजूद है। अर्थात ये साइंस, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणितीय नीतियाँ तो मौजूद है, लेकिन इनमें केवल 50% नीतियाँ ही महिलाओं की शिक्षा पर केंद्रित है। तो यहाँ भी नीतियों में भी क्या है, जेंडर गैप देखने को मिलता है, जेंडर बायस्ड नीतियाँ हैं, अर्थात पुरुषों को ज़्यादा फायदा पहुँचाती है और महिलाओं को कम। तो इस प्रकार के आप जब लिखेंगे, जैसे नीतियाँ जो है हमारी, जैसे जैसे आप लिखेंगे ना नीतियाँ, कोई क्वेश्चन अगर आता है उसमें क्या होना चाहिए, आप समाधान में लिखेंगे नीतियाँ जो है जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। आप ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। इस प्रकार के कीवर्ड आप यूज कीजिए। नीतियाँ क्या होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जाहिर है कि नीतिगत कमी अथवा नीतियों की विफलता भी महिला शिक्षा के अवरुद्ध होने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल, इसके लिए बड़े और व्यापक स्तर पर प्रयासों को अमल में लाना होगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रयास क्या बताया इन्होंने, व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र प्रत्येक स्तर पर रूढ़िवादी सोच एवं अनावश्यक पूर्वाग्रहों से ग्रसित मानसिकता को का जड़ से उन्मूलन करना होगा, जो कि हमारे समाज में है। वही कि लड़की पराया धन है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए, यही सब ये पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच ही तो है जिसके कारण महिला आज भी पिछड़ी है। तो सबसे पहले क्या बोलता है लेखक कि इसको हटाना होगा। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के दृष्टिकोण से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार करने होंगे। इसका आशय क्या है कि अपना शुरू से लेकर आखिर तक उनके एजुकेशन में जो भी संसाधनों की कमी है उसको पूरा करना होगा हमें। सपोज जैसे यूपी सरकार ने भी क्या चलाया था कि स्कूटी दी थी बालिकाओं को, तो वो एक संसाधनों की कमी पूरा करने की एक महत्वपूर्ण पहल थी। तो जब भी आप सरकार के प्रयास में लिखोगे तो आप ऐसे ऐसे देंगे, इसको कोट करेंगे। दूसरा क्या था कि छात्रवृत्ति महिलाओं को मिलती है, अभी टैबलेट दिया था वो तो सबके लिए था, लेकिन उसमें महिलाओं को भी स्पेशल वो दिया जाता है महत्व। तो ये सब सरकार के प्रयास में आप लिखेंगे। ये सुनिश्चित की जाए बुनियादी ढांचे को पर्याप्त सुधार करने होंगे। बुनियादी ढांचे के पर्याप्त सुधार में क्या क्या आएंगी, जैसे कि स्कूलों में भी क्या है, असर एक रिपोर्ट है, असर एक एनजीओ है, उसकी जो रिपोर्ट आती है असर, प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट असर आती है, उसमें क्या बताया कि अभी भी लगभग 35% प्राइमरी स्कूलों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। तो ये संसाधनों की कमी है, तो ये बुनियादी ढांचे की कमी है, ये पूरी करनी होगी। दूसरी बुनियादी ढांचे की कमी क्या है हमारी कि सार्वजनिक परिवहन नहीं है, वो सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये इस टाइप से सारे बुनियादी ढांचे को भी सुधार करना होगा, ये बताया इन्होंने। देखिए हम एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आर्टिकल तो आप भी पढ़ लोगे खुद। अगर इसमें हमारा जो अनुभव है आपके लिए नए नए कीवर्ड देना और ये इनसे डेटा निकाल के ये बताना कि भाई ये इसका हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो इसी हमारे इस लेक्चर्स जो विश्लेषण सीरीज है इसकी यही खूबी है कि हम आपको ये टॉपिक अच्छे से करा देंगे। अब ये देखिए आप जो ये है महिला शिक्षा को लेकर आपका ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आप मेंस में कर लोगे उसको टैकल, कभी भी आ जाएगा। बस केवल ये नोट कर लेना और इतने पॉइंट्स सफिशिएंट है, और जो बाकी बचे हुए पॉइंट है आगे आपको मॉडल उत्तर में दिखाई जाएंगे नीचे। अन्य अहम पहलू ये भी है क्योंकि आज ऑनलाइन शिक्षा एक विकसित रूप धारण कर चुकी है, अर्थात ऑनलाइन आज सब ऑनलाइन हो रहा है, तो इसलिए महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाना भी जरूरी है। अगर महिलाओं के पास फ़ोन नहीं होगा या उनको फ़ोन या डेटा नहीं होगा या इंटरनेट नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं है ऑनलाइन शिक्षा का। और प्राय ये देखा जाता है कि महिलाओं को या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तो खास तौर से उनके पास इंटरनेट की कमी होती है। तो ये भी एक पहलू है, इस पर भी ध्यान देना होगा ताकि वे शिक्षा के नवीनतम स्वरूप एवं परिवेश को अपने आप में डालने में समर्थ एवं सक्षम हो। बिल्कुल सही है। एक शिक्षित एवं सफल महिला केवल एक परिवार ही नहीं, ये बड़ा अच्छा डायलॉग है, ये जो कथन है ना आप ये कहीं भी लिख सकते हैं।
एक शिक्षित एवं सफल महिला केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए आदर्श होती है। इसको नोट कर लीजिए आप ना। इसको केवल मुख्य पर ये मेंस में नहीं काम आएगा, ये निबंध में भी काम आएगा। अगर महिला सशक्तिकरण पे वहाँ हर साल निबंध पूछता है यूपीपीसीएस भी, तो इस ऐसे ऐसे कोर्स जो है ना आप एडिटोरियल से निकालिए, और जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उनको नोट कर लीजिए, ये भी सफिशिएंट रहेंगे आपको, आपके लिए। राष्ट्र के लिए आदर्श होती है। इस सोच के साथ शिक्षा की उन सभी कमियों को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए जो विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। भारत के संबंध में बात की जाए तो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जो हम बता चुके हैं वही सेम ये रिपीट करेगा। और वहाँ आज भी पुरुष प्रधान विचारधारा कहीं ना कहीं तो हावी है, कहीं ना कहीं क्या लगभग हर जगह हावी है, आप जानते ही हैं। आंकड़े भले ही कुछ भी बोलते हो, आंकड़ों में तो हमारा क्या है 33% जो है पंचायत में महिला आरक्षण भी है। लेकिन सच्चाई क्या है, प्रधान पति, महिला बनती है लेकिन पति उसका जो है वो प्रधान जी बन जाते हैं। ये एक पंचायत वेब सीरीज आई है, उसमें आपने देखा भी होगा कितना अच्छे से उस पर वही करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानपति कैसे हस्तक्षेप करता है। तो ये सब चीज़ आपको देखनी होगी। विचारधारा सबसे पहली चीज़ है, विचारधारा को बदलना होगा। नतीजा यह है कि महिलाएं शिक्षा का विकल्प या तो चुन ही नहीं पाती, और यदि वे उस राह पर आगे बढ़ती भी हैं तो बहुत आगे तक नहीं जा पाती। इसके अलावा महिला असुरक्षा, जो हमारे देश का एक बेहद ज्वलंत मुद्दा है। ये तो आप देखते होंगे डेली न्यूज़ में क्या आता है कि ये महिला के साथ ये शोषण हुआ, ये दुष्कर्म हुआ। अभी आपने पश्चिम बंगाल का पढ़ा होगा, अभी फिर दिल्ली में भी पढ़ा होगा, हर जगह अभी यूपी में भी, यूपी बिहार में आए दिन होते रहते हैं। तो ये भी इस पर भी अंकुश लगाना होगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार को प्रयास करने होंगे, यही इन्होंने बोला है यहाँ पे। हालांकि देखो अब सरकार की बताएंगे सरकार ने क्या क्या किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पहल है, एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे सभी कितना सफल है इस संबंध में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी आपको भी। आप क्योंकि जब मेंस का उत्तर लेखन करेंगे आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको सरकार के अंडर में नौकरी करनी है, तो आप सरकार को बहुत ज़्यादा हद तक जो है क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। थोड़ा उत्तर में बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, और जब निष्कर्ष लिखेंगे एटलीस्ट वो निष्कर्ष से पहले आप समाधान देंगे, और निष्कर्ष में क्या है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, क्योंकि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं। आपका काम केवल प्रॉब्लम को उठाना नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रस्तुत करना ही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। आज आवश्यकता है जल्द से जल्द इन चुनौतियों एवं बाधाओं से निजात पाने की, क्योंकि जब तक ये मौजूद रहेंगी तब तक विकसित राष्ट्र बनने का स्वप्न कदापि साकार नहीं होगा। और विश्व गुरु तो कैसे बनेंगे, इसके आगे देखिए। शिक्षा आज केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह ऑनलाइन संसाधनों, आभासी मंच, डिजिटल माध्यमों तक विस्तृत हो चुकी है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति आज के युग की रीढ़ है। विश्व की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना तकनीकी विकास पर आधारित हो चुके हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आजकल हर जगह है भाई। हेल्थ में टेक्नोलॉजी है, ई डॉक्टर, ई संजीवनी जैसी जैसी ऐप हैं। शिक्षा तो ऑनलाइन हो ही चुकी है, अभी यहाँ तो टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और सभी सामाजिक क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो आगे देखते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देना राष्ट्र की प्राथमिकता है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में यदि महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो देश की प्रगति कई गुना मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आधी आबादी महिला है। अगर वो आधी आबादी अभी काम से वंचित है, उनका इकोनॉमी में काफ़ी कम रोल है। जब वो आधी आबादी भी काम करेगी, आर्थिक योगदान देगी, तो ओबियसली देश आगे बढ़ेगा। तो ये हमने पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं। देखो यहाँ इसमें बताया हुआ है इस पीडीएफ में कि भाई ये महिला शिक्षा और लैंगिक असमानता दोनों को कवर करता है ये टॉपिक। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल इसलिए मैं लेकर आया हूँ आज। इसको देखते हैं। ये देखिए बताया गया कि किस किस पेपर में ये काम आएगा, GS 1 और 2 दोनों में आएगा, ये देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं ये हमारा मॉडल प्रश्न और उत्तर। प्रश्न क्या है, महिला शिक्षा और तकनीकी असमानता आज भी समान विकास में बाधा है, विश्लेषण कीजिए। अब जब विश्लेषण कीजिए, पिछले वर्ड आपको देखने होंगे, अर्थात इसको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, बताना है क्यों है, कैसे है, और इसका उपाय क्या है, ये भी आपको बताने होंगे। ये थोड़ा सा यहाँ हैंग हो रहा है, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, एक सेकंड। देखिए आपका जो इंट्रो है
वो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा इंट्रो आप लिखोगे तो आपका मुख्य भाग के लिए आपके पास समय नहीं होगा और स्थान भी नहीं होगा। तो ये शॉर्ट में आप देख लीजिए भूमिका कैसे लिखेंगे। भारत में महिला शिक्षा का विस्तार हुआ है, परंतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी रूप, तकनीकी पहुंच और लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण महिलाएं आज भी शिक्षा के नए मॉडल जैसे ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम आदि में पिछड़ रही है, क्योंकि उनका वहाँ तक एक्सेस नहीं है। अब देखिए, आप अगर अपनी भूमिका में ही कोई संविधान का आर्टिकल देते हैं, किसी योजना का नाम देते हैं या किसी डेटा को कोट करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट आपका जो है भूमिका होती है। ऐसे ही निष्कर्ष भी बेस्ट माना जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि संविधान का की बजाय के लिखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 39D महिलाओं को समान अवसर की गारंटी देते हैं, अर्थात महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ठीक है। अब मुख्य भाग में क्या है, देखिए, आप जब मुख्य भाग में हेडिंग देंगे, आपको ये तो समझ लीजिए कि हेडिंग और बुलेट पॉइंट में उत्तर देना चाहिए, वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। तो क्या है, पहला क्या है कि तकनीकी असमानता आज भी समान विकास में बाधा है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, प्रश्न की मांग कहती है कि तकनीकी असमानता के प्रमुख कारण क्या है, सबसे पहले ये बताएंगे। फिर विकास में किस प्रकार बाधक है, फिर इसके समाधान बताएंगे। तो ये पूरा विश्लेषण आपका हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और सेम सीक्वेंस में बताएंगे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपके निश्चित रूप से अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। देखिए, अब महिला शिक्षा में तकनीकी असमानता के प्रमुख कारण क्या है। डिजिटल संसाधनों की सीमित उपलब्धता, बिल्कुल ये वही आप कोट कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच केवल 31% है। परिवारों के पास लैपटॉप और मोबाइल होने पर भी प्राथमिक उपयोग पुरुषों के पास रहता है। आप देख लीजिए, अपने घर में भी यही रहता है ज़्यादातर। स्मार्टफोन कीमती होने के कारण लड़कियों को शैक्षणिक प्राथमिकता नहीं मिलती, क्योंकि फ़ोन वगैरह महंगे हैं। गरीबी के कारण फ़ोन लड़कियों को नहीं मिलता, तो उनकी ऑनलाइन जितने डिजिटल संसाधन है वहाँ तक पहुँच जो है बाधित होती है। ये 3-4 पॉइंट या 1-2 पॉइंट आप लिखिए इसमें, क्योंकि यहाँ हमने 3 पॉइंट दिए हैं और उसमें फिर सब पॉइंट 4-4 ज़्यादा हो जाएंगे तो 2-2 भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लगभग 7-8 पॉइंट हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा इसलिए दिए कि इनमें से आप छांट लीजिए जो भी लिखना है आपको, 1-2 इनमें से 6-6 पॉइंट छांट लीजिए और लिख दीजिए। सामाजिक पारिवारिक बाधाएं, अब इसमें क्या है, वही सामाजिक में सबसे पहले क्या होगी, पारंपरिक सोच। लड़कियों की तकनीक शिक्षा आवश्यक नहीं मानी जाती, ये भी जनरली होता है। आप देख लीजिए, आप क्या होता है, अब जब इंटर या ग्रेजुएशन में आप आते हैं तो उनको होम साइंस दिला दिया जाता है लड़कियों को, जबकि लड़के साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर सुरक्षा एवं गलत उपयोग, जब ऑनलाइन महिलाएं आती हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई उनका नंबर लेकर उनको मैसेज करने लगते हैं डायरेक्ट। हम भी देखते हैं, हमारे जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है तो उसमें लड़के क्या करते हैं, कुछ मैसेज करते हैं लड़कियों को डायरेक्ट, और लड़कियों की शिकायत आती है तो उनको ब्लॉक करना पड़ता है। तो आप ये देख लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई करते समय लड़कियों को बड़ी बाधाएं आती है उनके सामने। आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसा न कीजिए। घरेलू कार्यभार के कारण डिजिटल शिक्षा में नियमितता कम हो जाती है, जब क्योंकि घरेलू कार्य, लड़कियां क्या है कि उनको रोटी और ये सब घरेलू कार्य करने होते हैं, इसलिए पढ़ाई के लिए टाइम कम मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर लैंगिक पूर्वाग्रह और पक्षपात, वही जो बताया, जो ट्रोलिंग वगैरह जो होती है। आर्थिक सीमाएं, बिल्कुल गरीब परिवार में वही है कि डेटा और डिवाइस पे खर्च नहीं कर सकते। अभी जब कोरोना में हुआ था तो बड़ी समस्याएं आई थी। टीचरों को ये आदेश दिया था कि ऑनलाइन पढ़ाई, और बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे, तो बड़ी दिक्कत आई थी गरीब लोगों के पास। स्कूल में आईटीसी लैब नहीं है, ये लैब की कमी है। खासकर ग्रामीण कन्या विद्यालयों में लैब कम है। स्टेम शिक्षा में केवल 28% लड़के ही नामांकित हैं। तो ये जब नामांकन ही कम होगा तो पास आउट भी कम होगा और उनकी भागीदारी भी कम होगी। डिजिटल डिवाइड से उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट बढ़ता है, बिल्कुल। जब डिजिटल डिवाइड, अर्थात डिजिटल डिवाइड तो आप समझ गए होंगे कि भाई एक आदमी, एक लड़का है, सपोज करो ये डिजिटल लिटरेट है, और दूसरी जो लड़की है उसको डिजिटल एजुकेशन नहीं है, तो ये डिजिटल डिवाइड है। तकनीकी असमानता को दूर करने के समाधान, जैसे विश्लेषण बताया था हमने, करना है तो समाधान भी देंगे, और नहीं भी पूछे तो आप 2-4 समाधान तब भी देंगे, क्योंकि आपको समाधान देने ही चाहिए, या आगे की राह लिख सकते हैं। सरकारी हस्तक्षेप एवं योजनाओं का विस्तार, जैसे कि पीएम ई विद्या, दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, यहाँ जो है ऑनलाइन किताबें उपलब्ध कराई जाती है निःशुल्क। जैसे प्लेटफॉर्म ग्रामीण लड़कियों के लिए हेतु विशेष मॉड्यूल बनाए जाए, क्योंकि क्या है ना, वन साइज फिट ऑल चलता है अपने यहाँ पे, कि एक योजना बनाएंगे या एक कोई पोर्टल बनाएंगे वो सबके लिए एक्सेस होगा, लेकिन ये नहीं देखेंगे भाई जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए थोड़ा इसे ईजी बनाए और वहाँ तक ज़्यादा उसका प्रचार करे या उनकी पहुँच ज़्यादा बढ़ाए।
तो ये बता रहे हैं कि उनके लड़कियों के लिए विशेष मॉड्यूल बनाने चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत आईटीसी लैब की स्थापना अनिवार्य करनी चाहिए। आईटीसी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वही सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी। पीएमजी दिशा, ये भी एक पहल है, में महिलाओं की 50% भागीदारी अनिवार्य कर देनी चाहिए। डिजिटल संसाधनों का लक्ष्य आधारित वितरण, अर्थात जिसको ज़रूरत है उसको डिजिटल संसाधन ज़्यादा दिए जाए। ऐसा नहीं कि चुनाव आए या कुछ भी है तो सबको बांट दिए, तो जहाँ ज़रूरत है उनको देना चाहिए। ग्रामीण लड़कियों को निःशुल्क या सस्ती दरों पर डिजिटल डिवाइस और डेटा पैक उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, उनके पास रहेगा तो वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पंचायती स्तर पर डिजिटल लर्निंग हब होने चाहिए। पंचायत का बड़ा अहम रोल होता है, आप देखते हैं कुछ ग्राम पंचायत बड़ा अच्छा कार्य करती है, तो उनको मोटिवेट करके वहाँ पे डिजिटल लर्निंग हब बनाने चाहिए। स्कूल कॉलेजों में गर्ल्स डिजिटल आवर चलाई जाए, अर्थात लड़कियों के लिए स्पेशल जो है डिजिटल क्लासेस चलाई जाए। समुदाय आधारित समाधान, अच्छा कोई भी योजनाएं जो इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती हैं वो केवल नीतियों से और सरकारी अधिकारी उनको पूरा नहीं करा सकते हैं जब तक समुदाय की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी। जैसे बाल विवाह, अगर समुदाय को हम शिक्षित करते हैं तो वहाँ पे जल्दी अंकुश लगेगा। तो समुदाय को हम इसमें भी शामिल करेंगे। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटल साक्षरता से जोड़ना, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण है उनको जोड़ना चाहिए। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण से परिवारों का संदेह दूर करना। अच्छा, साइबर सुरक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए ग्रामीण परिवारों को भी कि भाई आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो आगे पढ़ेंगी बढ़ेंगी। स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को डिजिटल गाँव दीदी जैसे कार्यक्रम चलाना चाहिए। बिल्कुल। अब एक निष्कर्ष देख लेते हैं जो अच्छा सा निष्कर्ष होगा। महिला शिक्षा का भविष्य तकनीकी आधारित है। यदि डिजिटल खाई को समय रहते नहीं भरा गया तो लैंगिक असमानता और गहरी होती जाएगी। बिल्कुल सही है। तकनीक तक समान पहुंच सुनिश्चित कर ही भारत वास्तविक में समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और अच्छा, ये SDG वगैरह आप जोड़ सकते हैं इसमें, कोई भी निष्कर्ष है। इससे SDG 4 और 5 की प्राप्ति होगी, यही लैंगिक समानता बढ़ेगी। SDG 5 है और ये शिक्षा का होगा SDG 4, ये आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये आज हमने इतना आपके लिए, आई होप कि आप अच्छे समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, और ये जो एडिटोरियल डिस्कशन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने बताई है वो आप लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि इसका केवल आप सोचेंगे कि PDF देख कर ही काम चल जाएगा, क्योंकि PDF के अंदर तो केवल यही पॉइंट होंगे, बाकी हमने जैसे समझाया है ऊपर उसमें भी काफ़ी पॉइंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। और प्लस ये जो मॉडल उत्तर आपको दिया जा रहा है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, इससे आपको मिल जाएगा फोकस UP PCS। और या यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं व्हाट्सअप या टेलीग्राम इस नंबर पर 9811504781। तो ये आपका आज का हम एडिटोरियल डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। थोड़ी सूचना हम अपने टेस्ट सीरीज के बारे में दे देते हैं। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए आप हमें टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, आप जुड़ सकते हैं। एक नया बैच अभी आएगा, लेकिन अभी जो पुराना बैच उसमें केवल 4 ही टेस्ट हुए, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसकी खूबी क्या है? 21 मिनी टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट, इनमें निबंध के भी 1 मिनी और 5 फुल लेंथ होंगे, तो टोटल 31 टेस्ट आपको दे रहे हैं। फीस ये नॉमिनल से हमने रखी हुई है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी आप इतने में इसको ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट आप हमें इस पर कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए एक बार PDF डाउनलोड करने के बाद। ये पूरा शेड्यूल है और इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, और कॉपी का मूल्यांकन तो आपको पता ही है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारी NCERT की सीरीज चल रही है। जितने भी छात्र 2026 की तैयारी करना चाहते हैं अभी से स्क्रैच से बिल्कुल ग्राउंड से, तो वो कर सकते हैं, उसको NCERT सीरीज देख लीजिए। और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए भी वीडियो चल रहे हैं। बाकी सब आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगता है दोस्तों अपना फीडबैक दीजिए, सुझाव दीजिए कमेंट में, जिससे कि हम इसमें सुधार कर सके या इसको कंटिन्यू कर सके या इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सके। तो दोस्तों इसके साथ ही हम विदाई लेंगे आपसे। आई होप कि आज आपको ये एडिटोरियल डिस्कशन अच्छा लगा है और ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छा लगा है। तो दोस्तों इसके साथ ही जय हिंद, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए।